हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। हमने जाना था फोटोसिंथेसिस के बारे में। देन वी लर्न अबाउट द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़ेंगे। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होगा, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होगा, इन सब के बारे में देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये है एक टिपिकल लीफ का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर? एक लीफ का स्ट्रक्चर है। अगर बेटा मैं इस लीफ का थिन क्रॉस सेक्शन स्टडी करता हूं तो मुझे लीफ में कुछ इस हिसाब से सेल्स का अरेंजमेंट दिखेगा। लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे एक सेल की लेयर होगी जिसे नाम देंगे अपर एपिडर्मिस, और लीफ के नीचे वाले सरफेस पे भी एक सेल की लेयर होगी जिसे नाम देंगे लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, आप ध्यान दो बेटा, ये जो अपर एपिडर्मिस है और ये जो लोअर एपिडर्मिस है इनके बीच में कुछ और भी सेल्स प्रेजेंट है। ये लंबे वाले सेल्स, इन्हें हम नाम देंगे मीजोफिल सेल्स, और ये जो राउंड वाले हैं ये भी मीजोफिल सेल्स हैं। ठीक है, ये भी क्या है? कुछ सेल्स है। ये भी क्या है? कुछ सेल्स है। इन्हें मीजोफिल सेल कहेंगे। और इन मीजोफिल सेल के अंदर लोकेटेड होगा क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर लोकेटेड होगा क्लोरोप्लास्ट। यहां पर इन सेल्स में क्या लोकेटेड है? क्लोरोप्लास्ट। सिमिलरली बेटा यहां देखो ध्यान से, यहां भी एक सेल है। इस सेल का नाम है गार्ड सेल। इस सेल का नाम क्या है? गार्ड सेल है। फिर मैं थोड़ा बता देता हूं, ये जो ऐसे सेल है ये वाले, इन सेल्स का नाम है गार्ड सेल्स। और इनमें छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर कहलाएंगे क्लोरोप्लास्ट। और सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम होगा गार्ड सेल्स। गार्ड सेल के बीच अगर ध्यान से देखो तो एक स्पेस प्रेजेंट है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, एक कोर प्रेजेंट है। इसे नाम देंगे स्टोमेटा। इसे क्या नाम देंगे हम? स्टोमेटा नाम देंगे। तो यहां देखिए, ये रहे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और यहां देखो थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट है, ये वाला बीच में। ठीक है, बेसिकली इसी स्टेप को हम नाम, इसी स्पेस को हम नाम देंगे स्टोमेटा। तो बेटा लीफ के लोअर सरफेस पे जो एपिडर्मिस है वहां कुछ सेल्स है गार्ड सेल, उनके बीच वाले स्पेस क्या कहलाएगा? स्टोमेटा कहलाएगा। तो एक टिपिकल डायग्राम हो गया है किसका? लीफ का। ये रहा क्लोरोप्लास्ट, सेल के बीच में स्पेस है, इनको एयर स्पेसेस बोलोगे। ठीक है, ये कौन से हैं? पैलिनसाइड पैरेन्काइमा, ये मेसोफिल काइंड ऑफ पैरेन्काइमा है यानी कि। ठीक है, ये स्पंजी पैरेन्काइमा है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा स्टोमेटा एक्चुअल में कैसा है, समझिए। बेटा देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, ये बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम, ये जो बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेटा जी गार्ड सेल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इसे हम नाम देते हैं स्टोमेटल पोर, और यू कैन से स्टोमेटा। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। कि बेटा दो गार्ड सेल के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को नाम देते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करेगा? सबसे पहली चीज, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड थिंग, यही बेटा वो जगह है जहां से CO2 एंटर करेगी, और यही वो जगह है जहां से फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन रिमूव होगा। इसी जगह को नाम दिया स्टोमेटा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? O2 एंड CO2, इनका एक्सचेंज होगा बाय स्टोमेटा। सेकंड है, स्टोमेटा
ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा ही बेटा जी वो जगह है जहां से ट्रांसपीरेशन होगी। अब तुम सोच रहे होगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो बेटा लीफ के सरफेस पे से जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में जो पानी का लॉस हो रहा है उसे ही हम क्या नाम देते हैं, उसे ही हम नाम देते हैं ट्रांसपीरेशन। ये भी कहां से होगा, स्टोमेटा से ही होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहां से होंगी, स्टोमेटा से ही होगी। तो हमें फंक्शन समझ में आ गया स्टोमेटा क्या है, हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि बेटा दो गार्ड सेल है लीफ में, उन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा, उन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा उसे बोलेंगे स्टोमेटा, और इसी से गैस का एक्सचेंज होगा और इसी से ट्रांसपीरेशन होगी। जो लीक के सर्फेस से पानी भाप बन के बाहर निकल रहा है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। चलिए दूसरी बात, अब हम बात करते हैं किसकी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। समझिएगा कि ये देखिए, ये जो बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है इसे नाम दे देते हैं हम, इसे नाम दे देते हैं हम, ठीक है, इसे नाम दे देते हैं हम स्टोमेटा, इसे नाम दे देते हैं हम, इसे गड़बड़ कर दूं मैंने यहां, इसे हम नाम दे देते हैं गार्ड सेल। जो बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम नाम दे देते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होगी, तो स्ट्रक्चर का नाम है क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर क्या होंगी, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाएगा। फिर ये जो स्पेस थी इसका नाम था स्टोमेटा। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ये अभी स्टोमेटा ओपन है, दिख रहा है यहां से, अगर इन गार्ड सेल का पानी रिमूव हो जाए, यहां से लॉस ऑफ वाटर हो, अगर गार्ड सेल में से पानी कहां निकले, बाहर की ओर निकले, गार्ड सेल में से लॉस ऑफ वाटर होने लगे, गार्ड सेल में से अगर पानी का लॉस होगा तो धीरे धीरे क्या होंगे, दोनों सेल पास में आ जाएंगे, ये दोनों सेल कहां आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, कुछ ऐसे दिखाई देंगे इस हिसाब से, और यहां वही सेम चीज इनके अंदर का एक क्लोरोप्लास्ट है। तो अगर गार्ड सेल में से पानी का लॉस हो जाए, गार्ड सेल में से पानी का लॉस हो जाएगा, तो जो स्टोमेटा ओपन था वो क्या हो जाएगा, क्लोज। तो तुम कह सकते हो ये गार्ड सेल है, यहां से वाटर का लॉस हुआ, तो गार्ड सेल क्या हुए, श्रिंक हुए, ठीक है, श्रिंक हो गए, आपस में क्या आ गए, क्लोज आ गए, और क्लोज आ गए तो स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन। तो गार्ड सेल में से जब पानी बाहर निकलेगा, गार्ड सेल में से जब पानी बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है, तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पास पास में आ जाएगा, तो उसके वजह से ये जो स्टोमेटा था ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी क्लोज हो जाएगा। तो गार्ड सेल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन कंट्रोल, सॉरी, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल कंट्रोल कर रहा है। पर गार्ड सेल क्यों कर पा रहा है काम, पानी के मूवमेंट की वजह से। अगर गार्ड सेल के अंदर पानी एग्जिट किया है तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, और अगर गार्ड सेल के अंदर पानी एंटर कर जाएगा तो स्टोमेटा वापस से ओपन हो जाएगा, विच मीन्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल इज caused by stomata. The opening and closing of guard cell is caused by stomata. ठीक है, तो ये रहे वो डायग्राम, ये रहा वो स्टोमेटा, ये साइड में रहे गार्ड सेल, यही कंट्रोल करेंगे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। चलिए समझिए, स्टोमेटा आर पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट। प्लांट की लीव्स में कुछ पोर्स प्रेजेंट है, प्लांट्स की लीव में
कुछ पोर्स प्रेजेंट है, इन्हें हम नाम देंगे स्टोमेटा। ये किस में हेल्प करेंगे? गैस के एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। और दूसरा किस में हेल्प करेंगे? ट्रांसपीरेशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट थिंग, दीज आर, ये जो स्टोमेटा है, दीज आर, दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ। बेटा ये लीफ का सरफेस है, स्टोमेटा ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे, ज्यादा कहां होंगे? नीचे। ऊपर क्यों नहीं? बेटा ऊपर से डस्ट आ सकता है तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, इसलिए स्टोमेटा ज्यादा कहां होंगे? लोअर सरफेस पे। तो दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड। बोर्ड में PYQ आ चुका है और आगे भी आ सकता है कि स्टोमेटा नीचे वाली सरफेस पे क्यों होंगे? क्योंकि नीचे वाले सरफेस पे डस्ट का कांटेक्ट कम होगा तो स्टोमेटा ब्लॉक नहीं होंगे। अगर स्टोमेटा बंद हो गए तो बेटा CO2 नहीं आएगी ना, फोटोसिन नहीं होगी, इसीलिए ज्यादा स्टोमेटा नीचे वाले सरफेस पे होते हैं, ऊपर वाले पे कम होते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पे डस्ट आ जाएगी और स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएगा। तो नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा क्यों होते हैं? टू एंश्योर कि स्टोमेटा हमेशा ओपन रहे और कभी बंद ना हो। किसके वजह से? डस्ट के वजह से। इसीलिए वो कहां होते हैं? लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं। ईच स्टोमेटा, हर स्टोमेटा के सराउंडिंग में, ये स्टोमेटा है तो हर स्टोमेटा के सराउंडिंग में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं गार्ड सेल्स। जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? गार्ड सेल्स, विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। किसके थ्रू? वाटर के मूवमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? वाटर के मूवमेंट के थ्रू। ये रहा स्टोमेटा का डायग्राम। ये स्टोमेटा ओपन है, अगर इस स्टोमेटा का सारा पानी कहां चला जाए? स्टोमेटा से पानी कहां आए? बाहर आए, वाटर का क्या हो? लॉस हो, तो गार्ड सेल क्या करेंगे? गार्ड सेल क्या करेंगे? श्रिंक करेंगे। और गार्ड सेल के श्रिंक करने से स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। गार्ड सेल के श्रिंक करने से स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज। लेकिन मान लो बेटा, अगर यहाँ पे गार्ड सेल में वाटर एंटर करे तो गार्ड सेल क्या करेंगे? स्वेल करेंगे। इनके स्वेल होने से बीच में स्पेस क्रिएट होगा, यानी स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ रहा है, बढ़िया बढ़िया। ठीक, आगे देखते हैं। तो ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल। हर एक स्टोमेटा को कौन गार्ड करेगा? हर एक स्टोमेटा को कौन गार्ड करेगा? गार्ड सेल करेंगे। गार्ड सेल क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। क्या कंट्रोल करेंगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय वाटर मूवमेंट। चलिए, बहुत बढ़िया समझा रहा है। अगली प्रोसेस जो है वो है, अब अगला न्यूट्रिशन जो है वो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये नोट्स मैंने डाउनलोड किया, पढ़ले.in से तुम भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगला जो न्यूट्रिशन है दैट इज, नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन है, अगला जो न्यूट्रिशन है उसका नाम है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा? सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग। कुछ बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फंजाई, जैसे कि बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? ये दूसरे जानवरों से न्यूट्रिशन लेते हैं। कोई अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ये अभी मान लो 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री यानी मर गया, तो इस मरे हुए जानवर पे खाने के लिए आएंगे कुछ बैक्टीरिया और कुछ वायरस, सॉरी, बैक्टीरिया एंड सम फंजाइस। ये बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करेंगे? इसकी बॉडी को धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे और यहां से डिकम्पोज करने के बाद इसकी बॉडी से क्या एब्सॉर्ब कर लेंगे? न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर लेंगे। इसी प्रोसेस को, इसी न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सो सम ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा, जैसा कि फंजाई एंड बैक्टीरिया करते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली? अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर चुका है, 180 डिग्री हो चुका है, यानी मर चुका है, तो ये क्या करेंगे? आएंगे, अपनी बॉडी में से कुछ एंजाइम्स निकालेंगे और इस मरे हुए ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। यानी बेसिकली अपनी बॉडी में से कुछ न्यूट्रिएंट मतलब एंजाइम बाहर निकाला
इस मरे हुए ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज किया, यानी इसको डाइजेस्ट किया और बॉडी के बाहर डाइजेस्ट किया। फिर जो डाइजेस्टेड चीज है उसको कर लेंगे एब्जॉर्ब। क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब। तो फूड को डाइजेस्ट करते हैं पार्शियली, बॉडी के बाहर करेंगे और फिर उस डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेंगे? बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसा होता है इन बैक्टीरिया एंड फंजाई। ऐसा होता है इन बैक्टीरिया एंड फंजाई। अगला जो न्यूट्रिशन है बेटा जी, अगला जो न्यूट्रिशन है उसका नाम है, अगला जो न्यूट्रिशन है उसका नाम है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगले वाले न्यूट्रिशन का क्या नाम है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहे, ठीक है, या तो उसकी बॉडी के अंदर रहे या उसकी बॉडी के ऊपर रहे। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर रहता है या उसके अंदर रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, काइंड ऑफ परजीवी है, ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिज्म फीड यानी न्यूट्रिशन लेंगे एट द एक्सपेंस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, या तो उसकी बॉडी के ऊपर रह के ऑन या उसकी बॉडी के अंदर रह के इन। इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। किसमें देखने को मिलेगा? लीच में। लीच नाम का ऑर्गेनिज्म वो तुम्हारी बॉडी पे आ जाए, वहां से खून चूसता है, तो उसने खुद ने कुछ नहीं बनाया, तुम्हारा ब्लड सक किया है, उसने तुम्हारे ब्लड से न्यूट्रिशन लिया है। तो वो क्या है? बेसिकली ऐसे जो जीव है जो किसी दूसरे से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बोलेंगे पैरासाइट। ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट। और जिससे न्यूट्रिशन लिया जा रहा है, मान लो कोई लीच आया मेरी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो लीच क्या कहलाएगा? पैरासाइट। और मैं क्या कहलाऊंगा उसके लिए? जिससे न्यूट्रिशन लिया जा रहा है वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? होस्ट ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? होस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फीड करता है दूसरे के ऊपर, जिसकी बॉडी पे फीड कर रहा है उसे होस्ट बोलेंगे, और ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? पैरासाइट कहलाएगा। इसी तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। किसमें होता है? लीच में होता है, कसकटा यानी हमारे बेल में भी देखने को मिल जाता है। अगला जो न्यूट्रिशन है बेटा वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला जो न्यूट्रिशन है उसका नाम है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा बेटा? अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, न्यूट्रिशन ले रहा है, फूड ले रहा है, या तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, और फिर इसको खा रहा है और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहा है, ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें हेट्रोट्रॉपिक है। होलोजोइक एक तरह क्या है? हेट्रोट्रॉपिक। बेटा सैप्रोट्रॉपिक हो या पैरासिटिक हो या होलोजोइक को हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में, ये तीनों ही हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें ऑर्गेनिज्म कंज्यूम, ऑर्गेनिज्म या तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में फूड को इनटेक करेगा, फिर उसको प्रोसेस यानी डाइजेस्ट करेगा इंटरनली यानी बॉडी के अंदर। ऐसा न्यूट्रिशन कहलाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के होते हैं बेटा 5 स्टेप। सबसे पहले तुमने खाना देखा तो तुमने खाना खाया, खाना खाया यानी तुमने बेसिकली क्या किया है? इंजेशन। खाना खाना यानी इंजेशन। फिर क्या करते हो बेटा? जो तुमने खाना खाया है उसे पेट में भेजते हो, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हो, उसे करते हो डाइजेस्ट, यानी सेकंड स्टेप इज डाइजेशन। फिर बेटा जो खाना तुमने तोड़ दिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसे तुम क्या करते हो? एब्जॉर्ब करते हो, यानी एब्जॉर्प्शन। तो थर्ड स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सबसे पहले होता है बेटा जी, यहां लिख नहीं रखा, मैं ऐड कर देता हूं। सबसे पहले होता है इंजेशन, इंजेशन के बाद आता है सेकंड नंबर डाइजेशन, उसके बाद खाना एब्जॉर्ब किया जाता है, नहीं एब्जॉर्प्शन। फिर उस एब्जॉर्ब खाने को यूज किया जाता है,
यूटिलाइज किया जाता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, उसे बोलेंगे असिमिलेशन। और फाइनली जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे बाहर निकाल दिया जाता है, यानी फिफ्थ पॉइंट इज इजेशन। तो बेटा इन 5 स्टेप में न्यूट्रिशन चलेगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन चलेगा। कौन सा न्यूट्रिशन चलेगा? होलोजोइक। और याद रखना मेरी बात बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है 3 लोगों में, हमने बात की थी पहले। एक होता है अमीबा में, स्कीमा अमीबा। दूसरा होता है पैरामीशियम। तीसरे होते हैं हम यानी इंसान, इंसान यानी ह्यूमंस। हम तीनों में जो डाइजेशन करने का तरीका है वो हेट्रोट्रॉपिक है। और हेट्रोट्रॉपिक में भी कौन सा है बेटा जी? होलोजोइक है, जिसमें सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड को इंटेक किया गया है, फिर उसको बॉडी में डाइजेस्ट किया जाता है, इंटरनली प्रोसेस किया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें होता है? पहला एग्जांपल हम लेते हैं किसका? अमीबा का। अमीबा हमारा और पैरामीशियम में तीनों में ही होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कैसे होता है देखो, नोट्स की सीरीज चल रही है तो नोट देख लेते हैं एक बार। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये फीड करता है, न्यूट्रिशन लेता है बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या करेगा? इट टेक द फूड पार्टिकल को लेगा, किसका यूज करके हम आगे डायग्राम में देखेंगे, सूडोपोडिया का इस्तेमाल करके। ठीक है, उस खाने को अंदर लेगा, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा। एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं तुम्हें इसकी थ्योरी भी रीड करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना भाई। अमीबा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इतना एज सच कुछ हार्ड है नहीं, यहां पर डायग्राम एक बार देख लेते हैं फिर समझते हैं। वेट अ सेकंड, हाँ चलिए बेटा, ये जो ऑर्गेनिज्म है दिस इज अमीबा, दिस इज अमीबा। अमीबा ने देखा खाना, ये जो है ये है खाना। जैसे अमीबा ने खाना देखा, इसने अपनी मेम्ब्रेन को खाने की तरफ इंक्रीज कर दिया। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो जिससे खाने को एंगल्फ करने की ट्राई कर रहा है, इसे नाम देते हैं सूडोपोडिया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत सिंपल है। सबसे पहले अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अंदर ये जो स्ट्रक्चर इसे बोलेंगे न्यूक्लियस। ये येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसने फूड देखा, येलो कर देता, इसको थोड़ा ब्लू कर देता हूं, चलो। इसने देखा फूड को एनगल्फ यानी निगलने की ट्राई की। जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ये काम कर रहा है उसे नाम देंगे हम सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है बेटा जी फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीड। तो इसके पास नकली पाम जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे सूडोपोडिया, उसे नाम देंगे सूडोपोडिया। इसके थ्रू फूड को अंदर ले रहा है, इंजेशन बोलेंगे, स्टेप को क्या नाम देंगे? इंजेशन। फिर बेटा जैसे ही खाने को इंजेस्ट कर लिया, उस खाने के बाहर बन गया एक वैक्यूल, और इस वैक्यूल को नाम दोगे फूड वैक्यूल। इस वैक्यूल को क्या नाम दोगे? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में होते हैं बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फूड वैक्यूल में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो फूड को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। इस स्टेप को हम नाम देंगे डाइजेशन। स्टेप को नाम देंगे डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद जो फूड वैक्यूल में खाना डाइजेस्ट हो गया है, उसे कर लिया जाता है एब्जॉर्ब। किसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? किसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? साइटोप्लाज्म में। किसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? किसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? साइटोप्लाज्म में। और यही स्टेप क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। यही स्टेप क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। अब बेटा जो खाना साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो चुका, उसको यूज किया जाएगा एनर्जी बनाने के लिए, और ये स्टेप कहलाएगा
असिमिलेशन। ये स्टेप क्या कहलाएगा? असिमिलेशन। असिमिलेशन के बाद क्या होगा? फूड वैक्यूल में बेटा जो खाना था, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, यूज नहीं हो पाया, उसे बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इन दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इजेशन। दिस स्टेप कॉल्ड एज इजेशन। तो अमीबा में न्यूट्रिशन हुआ 5 स्टेप में हुआ। कौन कौन से 5 स्टेप? सबसे पहले खाना खाया गया, सूडोपोडिया हेल्प से उसको अंदर लिया गया, इनटेक किया गया, इसे नाम दिया इंजेशन। फिर उस खाने को फूड वैक्यूल में रख लिया गया। फूड वैक्यूल में तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उन्होंने खाने को डाइजेस्ट किया, यह स्टेप कहलाया डाइजेशन। फिर क्या होगा? फूड वैक्यूल में जो खाना डाइजेस्ट हो चुका वो साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे बोलोगे एब्जॉर्प्शन। जो खाना एब्जॉर्ब हो चुका साइटोप्लाज्म में, उसको यूज किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए, इसे नाम देंगे एसिमिलेशन। फाइनली फूड वैक्यूल में जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाया उसे बाहर निकाल दोगे, इसे नाम दोगे इजेशन। वेरी सिंपल प्रोसेस, वेरी हलवा प्रोसेस, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसको याद करने में, और मुफ्त में तुम्हें 2 मार्क्स या 3 मार्क्स दिलाएगी इन योर बोर्ड एग्जाम। उसे बढ़िया से रेडी कर लेना, फिर डायग्राम भी तैयार कर लेना। अच्छा बेटे ध्यान दो, अमीबा क्या एक यूनिसेलुलर है, यानी एक सेल है। इस सेल ने क्या किया है, अगर तुम देख रहे हो, इस सेल ने क्या किया है, ये जो बाहर रखा हुआ है फूड मटेरियल, इसको बॉडी के अंदर इनटेक कर लिया है, यानी इसको खा लिया है। तो सेल ने क्या किया? ईटिंग की है। इसी सेल ईटिंग प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं साइटोसिस। इस सेल के खाना खाने की चीजों को अंदर एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? साइटोसिस। और इसी का एक और नाम है फैगोसाइटोसिस। तो अमीबा जो फूड को एनगल्फ कर रहा है, इसी को एक और नाम देते हैं बेटा जी फैगोसाइटोसिस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बात। अब रीड करते हैं, अब आपको समझ में आएंगी। देखिए अमीबा है, अमीबा है, होलोजोई दिखाता है, फूड पार्टिकल को इनटेक करता है, एक फोल्स फीट की हेल्प से, इसे सूडोपोडिया कहेंगे। सूडोपोडिया क्या करता है? चीजों को खाने में हेल्प कर रहा है, यानी सेल को ईट करने में हेल्प कर रहा है। इस सेल ईटिंग प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? साइटोसिस। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। फिर क्या है? फूड देन गेट इनक्लोज इन अ फूड वैक्यूल। इंजेशन के बाद फूड कहां चला गया? फूड वैक्यूल में। वहां डाइजेस्टिव एंजाइम है जो फूड का डाइजेशन कर देंगे। फिर फूड क्या होगा? डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, एब्जॉर्प्शन बोलोगे। फिर उसको यूज किया जाएगा, असिमिलेशन बोलोगे। एंड फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रोन आउट, बाहर निकाल दिया जाएगा सेल से, इस सेल मेम्ब्रेन से। इसे क्या नाम दे दोगे? इजेशन नाम दे दोगे। ठीक है, डन, अंडरस्टैंड। इतना ही था, खत्म। ठीक है, समाप्त, टाटा बाय बाय। ठीक है, इतना ही था न्यूट्रिशन इन अमीबा। कैसा न्यूट्रिशन है? खाने को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में इंटेक किया जा रहा है और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया जा रहा है, यानी होलोजोइक है। कैसा है? होलोजोइक। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। समझिए, दिस इज पैरामीशियम। मतलब पैरामीशियम में ऐसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेयर लाइक क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हें हम नाम देंगे सीलिया। इन्हें हम क्या नाम देंगे? सीलिया नाम देंगे। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, लेट्स से यहां रखा हुआ है फूड, तो सीलिया क्या करेंगे? इस हिसाब से मूवमेंट करेंगे और खाने को, अभी बेटा यहाँ सूडोपोडिया नहीं है, यहाँ सीलिया हेल्प करेगा फूड को इंटेक करने में। इस फूड के ऊपर ऐसा प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो फूड धीरे धीरे मूव करेगा और मूव करते करते इस वाले पार्ट तक आ जाएगा। इस वाले पार्ट को हम नाम दे रहे हैं ओरल ग्रूव। इस वाले पार्ट को नाम दे रहे हैं ओरल ग्रूव। तो फूड अल्टीमेटली आ गया, सीलिया ने मूव किया फूड को, ऐसे धक्का लगाया, तो फूड अल्टीमेटली आ गया ओरल ग्रूव तक। ओरल ग्रूव में क्या हुआ? फूड को एंट्री मिल गई। ओरल ग्रूव से, जैसे हमारे पास माउथ होता है, इनके पास ओरल ग्रूव होता है,
ओरल ग्रुप से फूड क्या कर गया, एंटर कर गया और कहां पहुंच गया, पैरामीशियम की बॉडी में। कहां पहुंच गया, पैरामीशियम की बॉडी में। अब बेटा पैरामीशियम की बॉडी में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें तो नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसे नाम देंगे न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे नाम दोगे, थोड़ा सा बाकी इरेज कर देता हूं, ठीक है। इसे नाम देंगे हम, इसे नाम देंगे हम, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे नाम देंगे हम फूड वैक्यूल, फूड का वैक्यूल। तो जो भी फूड है वो एंटर कर चुका फूड वैक्यूल में। सेम बात यहां भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट। तो सबसे पहले फूड एंटर किया, ओरल ग्रुप तक आया सीलिया की हेल्प से, फिर एंटर किया, इसे नाम दिया इंजेशन। इंजेशन के बाद फूड एंटर कर चुका फूड वैक्यूल में, वहां एंजाइम्स होंगे उसको डाइजेस्ट करेंगे, इसे नाम देंगे डाइजेशन। फिर ये जो फूड है डाइजेस्ट हो चुका, ये जो फूड क्या हो चुका, डाइजेस्ट हो चुका, ये मूव कर जाएगा इसकी बॉडी में, साइटोप्लाज्म में, इसे नाम देंगे थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो यहां खाना आया है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो यहां खाना आया है वो क्या होगा, यूज होगा, यानी फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन होगा। और जो खाना फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसे बाहर फेंक दिया जाएगा, यानी इसे क्या नाम दोगे, इजेशन। तो यहां भी न्यूट्रिशन 5 स्टेप में चला। पहले सीलिया की हेल्प से फूड यहां तक आया, ओरल ग्रुप तक एंटर किया, इंजेशन कहा। फूड वैक्यूल में आया, फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन कहा। फिर कहा गया फूड, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्प्शन का सेम स्टेप चल रहा है जैसा अमीबा में चल रहा था। फिर उससे एनर्जी बनाई गई, असिमिलेशन कहा। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया गया, इजेशन कहा। इतना सिंपल है बेटा जी, इसे ही बोलते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, सॉरी पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा जैसा ही न्यूट्रिशन है और इसका नाम कैसा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका नाम क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। am I क्लियर? इस न्यूट्रिशन को हम क्या नाम देंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन नाम देंगे। देख लो, तो पैरामीशियम में भी न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में खाना खाया जाएगा, बॉडी में डाइजेस्ट किया जाएगा। हाउएवर दे हैव सीलिया, लेकिन इनके पास बेटा सूडोपोडिया नहीं है, खाने को अपने अंदर तक कैसे लेंगे, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की हेल्प से। बॉडी के बाहर छोटे छोटे थिन थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उसकी हेल्प से फूड को एनगल्फ किया, फिर उस फूड को ओरल ग्रुप की हेल्प से आगे मूव किया और फाइनली फूड वैक्यूल में भेज दिया। वहां डाइजेस्टिव एंजाइम थे, वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो फूड वैक्यूल में खाना एनक्लोज हो गया, बंद हो गया, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर खाना क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जो खाना डाइजेस्ट होता है वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा एंड एब्जॉर्ब हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो फूड वैक्यूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, बॉडी के जो टाइनी पोर्स है, छेद, उनकी हेल्प से बाहर निकल जाएगा, इसे ही बोल दोगे इजेशन, ठीक है। एक्सक्रीटेड करेक्ट वर्ड नहीं है, इसे ही बोलेंगे इजेशन। एक्सक्रीशन तो नाइट्रोजन बेस का बाहर निकलना होता है। दैट इज द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब बेटा जैसा न्यूट्रिशन यहां चला ऐसा सेम न्यूट्रिशन होता है ह्यूमंस के अंदर, ऐसा सेम न्यूट्रिशन कहां होता है, ह्यूमन में। हमारे अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही लगेगा। हमारे अंदर भी जो न्यूट्रिशन है उसके 5 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले इंजेशन, खाना इंटेक करना, फिर डाइजेशन, खाने का ब्रेक डाउन करवाना, फिर खाने को एब्जॉर्ब करना यानी एब्जॉर्प्शन, उसके बाद क्या होगा, खाने को यूटिलाइज करना यानी एसिमिलेशन, और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देना, दैट इज इजेशन। तो यही 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के, किनमें,
जिनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है। सो बेटा जी, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे चलता है। नेक्स्ट क्लास काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, ठीक है, काफी कॉन्सेप्चुअल रहने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।